जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय नौसेना को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। भारतीय नौसेना की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि जो रिमेनिंग 15 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनको आप सी हॉक भी कह सकते हैं, इनकी डिलीवरी अमेरिका से 2025 के अंत तक पूरी कर दी जाएगी। दरअसल ये उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जो कि 2020 में भारत और अमेरिका की सरकार के बीच में फाइनलाइज किया गया था, जहां पर भारत ने 14,000 करोड़ रुपए की लागत में 24 की संख्या में जो MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी खरीद को फाइनलाइज किया था। ये एग्रीमेंट फाइनलाइज किया जाता है फरवरी 2020 में, और उसके बाद भारतीय नौसेना का प्रयास ये होता है कि वो अपनी जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस करें, और उसी के लिए जो MS-60 रोमियो जैसे एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको इंडक्ट किया गया था। दरअसल इन्हें लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया जाता है, और ये एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस और जो दूसरे क्रिटिकल नेवल ऑपरेशंस हैं उसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। भारतीय नौसेना को इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स की जरूरत काफी लंबे समय से है, क्योंकि MS-60 रोमियो को खरीदे जाने का उद्देश्य ये था कि भारतीय नौसेना के जो पुराने सी किंग जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको रिप्लेस किया जा सके, और इसके लिए भारतीय नौसेना को स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक सेंसर और वेपन सिस्टम की जरूरत से इक्विप जो हेलीकॉप्टर्स थे, इनकी जरूरत थी। अब 2021 में भारतीय नौसेना ने जो पहले 3 हेलीकॉप्टर्स हैं उनको इंडक्ट किया था, उनको रिसीव किया था, और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से जो डिलीवरीज है ये शुरू कर दी गई हैं। अब यहाँ पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो 15 अंतिम हेलीकॉप्टर्स हैं, इन्हें 2025 के अंत तक डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय नौसेना यहीं पे रुकने वाली नहीं है। इंडियन नेवी के सोर्सेज की तरफ से जो रिपोर्ट सामने रखी गई है उसमें स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि आने वाले भविष्य में एडिशनल हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर कंसिडर किए जा रहे हैं, और बहुत जल्दी इस पे जो निर्णय है आपको आता दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर भारतीय नौसेना एडिशनल MS-60 रोमियो के लिए जा रही है। जैसा कि कल की रिपोर्ट में हमने स्पुतनिक इंडिया की एक रिपोर्ट के हवाले से बात करी थी कि इस समय HAL के CMD रशिया के दौरे पर है, और उस दौरान स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया था कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए जो रशियन इंजन है इनको कंसीडर किया जा रहा है, और इसके लिए बातचीत भी हुई है। या यूं कह ले, भारतीय वायुसेना के जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए इंजन को लेकर रशिया से बातचीत हुई है। लेकिन अब इसमें स्पुतनिक इंडिया से ही कुछ एडिशनल रिपोर्ट भी सामने निकल के आई हैं। HAL के जो CMD गए हैं उनका उद्देश्य सिर्फ रशिया का विजिट का ये नहीं था कि फ्यूचर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन को बातचीत किया जाए इंजन के लिए, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें सामने निकल के आई उसमें क्लियर कर दिया गया है कि भारत फिलहाल Su-30 MKI का जो इंजन का सीरियल प्रोडक्शन है इसको लेकर के भी जो बातचीत है वो कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरे रशियन ओरिजिन के प्लेटफॉर्म है इनके लिए भी जो इंजन निर्माण की बात है वो HAL के द्वारा की जा रही है, और HAL के CMD की जो विजिट है ये कहीं ना कहीं HAL के उस एफर्ट को दिखाती है कि भारत रशिया के साथ अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्रियल टाइज है उनको मजबूत करना चाहता है, और एक जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है रशियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ उसको भी काफ़ी मजबूत किया जाए। आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI के लिए 240 से ज़्यादा जो AL-31 इंजन है इनकी डील को फाइनलाइज किया गया है, और यहाँ पर भारत प्रयासरत है कि इनके सीरियल प्रोडक्शन को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि भारत इस समय उन क्रिटिकल पार्ट्स को इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाना चाहता है जो अभी भारत पूरी तरीके से रशिया से इंपोर्ट करता है, और ये कदम इसलिए उठाए गए हैं क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते ऑलरेडी जो डिलीवरीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, और भारत नहीं चाहता कि आने वाले भविष्य में जो इंजन्स हैं वो किसी प्रकार से उनके निर्माण में दिक्कतें आए। तो इन सारी चीज़ों को पहले ही भारत डिस्कस करना चाहता है। हालांकि आपको बता दें कि इस समय डिफेंस एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि रशिया भारत को जो AL-30 FN इंजन है इसके बारे में ब्रीफ कर सकता है, जो कि AL-41 से भी ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है। और अभी हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये तो नहीं कह सकते कि वो आपको सुपर सुखोई में देखने को मिलेगा, लेकिन संभावित है, कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर भारत को अच्छी डील मिलती है तो भारत उसके बारे में कंसीडर जरूर करेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है। दोस्तों, अस्त्र मार्क 3 मिसाइल, जिसको आप SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डायरेक्टेड रैमजेट एयर टू एयर मिसाइल प्रोग्राम के तौर पर भी जानते हैं, ये भारत के फ्यूचर डिफेंस कैपेबिलिटी का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। इसको लेकर DRDO के ऑफिशियल्स ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये प्रोग्राम थोड़ा धीरे हुआ है, इसमें कुछ जो टेक्निकल हर्डल्स हैं या टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं DRDO को। हालांकि अभी SFDR बूस्टर की बात करें तो इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है, और जो प्रोग्राम की ओवरऑल स्पीड है ये थोड़ी स्लो हुई है, और इसलिए माना जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन थी या एक्सपेक्टेड टाइमलाइन थी उससे थोड़ा ज़्यादा समय यहाँ पर SFDR मिसाइल को आने में लग सकता है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस जो फेस हो रहे हैं इसके बारे में तो ज़्यादा टिप्पणी नहीं करी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की बात हो रही है इसमें बेसिकली जो स्केलिंग है एयर ब्रीदिंग रेंज टेक्नोलॉजी की, इसको लेकर के जो डिलेज हैं वो देखने को मिल रही हैं।
जो कि एक की फीचर है मिसाइल के propulsion सिस्टम का। एसएफडीआर प्रोग्राम को 2013 में लॉन्च किया गया था और तकरीबन 5 वर्षों में माना गया था कि ये ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को प्राप्त कर लेगा, लेकिन 2024 तक भी ये मिसाइल अभी अंडर डेवलपमेंट है और डीआरडीओ ने इसको अपने जो 55 हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है उसमें जो हिस्सा है वो भी बनाया है, लेकिन डेडलाइन को ये मिस कर चुकी है। लेकिन डीआरडीओ कॉन्फिडेंट है कि जो टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन है वो लगातार चल रहा है और इसमें जो एसएफडीआर मिसाइल है जो कि भारत की एक नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर वेपन सिस्टम होने वाला है, जो कि सॉलिड फ्यूल रैमजेट टेक्नोलॉजी को बूस्ट करेगा या यूटिलाइज करेगा, इसको काम को वो पूरा करने के लिए प्रयासरत है। आपको बता दें कि अस्त्र मार्क 3 भारतीय वायुसेना की बीवीआर कॉम्बैट कैपेबिलिटी का एक अहम आधार होने वाली है और ये आपको इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट और जितने भी हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट सर्विस में हैं उन सभी में देखने को मिलेगी। फिर चाहे वो सुपर सुखोई हो या फिर आपके तेजस मार्क 1A हो, तेजस मार्क 2 हो, एमका हो, सभी में ये मिसाइल जो है आपको देखने को मिलने वाली है। हालांकि जो स्पष्ट टाइमलाइन है वो तो सामने नहीं रखी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि अब यहाँ पर अभी 3 से 4 वर्ष और भी लग सकते हैं अस्त्र मार्क 3 को पूरी तरीके से रेडी होने में। हमने पहले भी एक रिपोर्ट के बारे में काफ़ी बात करी थी और उस पे प्रश्न भी उठाए थे और हम एक बार फिर से इसके बारे में बात कर रहे हैं और वह है टेडबीएफ प्रोग्राम। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना एक तरफ जहां राफेल एम प्रोग्राम को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है और इस प्रोग्राम को शीघ्र अतिशीघ्र फाइनलाइज किए जाने की बात की जा रही है, तो वहीं अब भारतीय नौसेना अपने टेडबीएफ प्रोग्राम को लेकर चिंतित भी है, क्योंकि रिपोर्ट्स में जहां तक बात पता चली है टेडबीएफ प्रोग्राम में डेवलपमेंट मानो रुक सा गया है। क्योंकि राफेल मरीन भले ही 26 की संख्या में हम सब खरीद रहे हैं, लेकिन हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि ये प्रोग्राम हमारे लिए सिर्फ आंतरिक समाधान है, ये हमारी ज़रूरतों को एक लार्ज स्केल पे पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन रही बात टेडबीएफ प्रोग्राम की, तो अभी भी ये जो टेडबीएफ प्रोग्राम है ये अपने जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू फेज़ है इसमें ही फंसा हुआ है। सीडीआर अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, फंड्स अभी तक इशू करे नहीं गए। इसलिए पहले जो माना गया था कि 2026 में टेडबीएफ की पहली उड़ान आयोजित कर ली जाएगी, अब तो लग रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये 2027 तक भी अपनी पहली उड़ान को पूरा कर ले, तो बहुत बड़ी बात है। और रही बात एक्सपर्ट्स की, तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए ये प्रोग्राम हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी भी कीमत पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इसमें नरम रुख इख्तियार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आपने किया तो भविष्य में आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे। या तो आप एडिशनल राफेल एम पर जाएं, जो कि संभावित लक्षण देख के कि शायद ऐसा करना ना पड़े, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको एडिशनल राफेल या मिग 29K पे जाना पड़ेगा। और अगर आप इनको अवॉइड करना चाहते हैं तो भारतीय नौसेना के लिए इस प्रोग्राम को जितना तेज किया जा सकता है फास्ट ट्रैक हमें करना चाहिए। ऑलरेडी जो क्रिटिकल डेटा है वो हमें एलसीए नेवी से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर लेट लतीफ़ी हुई तो इसका सीधा प्रभाव भारतीय नौसेना के क्या कह सकते हैं कॉम्बैट कैपेबिलिटी पर पड़ेगा। क्योंकि भारतीय नौसेना 2 से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को प्लान कर रही है और आप नंबर्स की बात करें तो अभी हमारे पास, अगर हम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं तो हमारे पास नंबर सफिशिएंट नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।